तो यहाँ क्या करना था हमें, जो चौड़ाई आया है, जैसे मेरा x आया था, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए जो चौड़ाई है मेरा, उससे मैं इसे क्या कर दूंगा, दुगुना कर दूंगा। दुगुना यानी चौड़ाई के साथ 2 से गुना कर दिया तो दुगुना हो गया। और दुगुने से कहता है एक अधिक है, तो चौड़ाई जो भी है उससे दुगुना करेंगे, उनमें एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब यहाँ से मेरा क्या आ गया, लंबाई। तो इसको फाइनली हल करिए, 2 गुना एक्स 2x हो जाएगा प्लस में 1। तो ये 2x प्लस 1 जो आया, ये मेरा क्या हो गया, लंबाई हो गया। देखिए यही कह रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट जो है मेरा x हो गया, और ये वाला पार्ट जो है 2x प्लस 1। देखिए तो ये x है तो इसका दुगुना कर दिए, एक अधिक कर दिए। अब सवाल में देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, उस चीज को समझिए। ये तो प्रश्न कह रहा था, ये जो मैंने करा, फिर यहाँ से विमाएं मैंने माना। अब प्रश्न से आइए, प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। प्रश्न से प्रश्न से कहता है कि भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी भूखंड का क्षेत्रफल यानी आयत का जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तभी तो हमें लंबाई चौड़ाई पता होगा। तो आपको गिवन क्या है, यानी आपको दिया हुआ है क्या, 528 मीटर स्क्वायर क्या दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल दिया है। तो हम लिख लेंगे यहाँ डायरेक्ट प्रश्न से, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए तो क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 528। अच्छा मीटर स्क्वायर में, उसको मीटर स्क्वायर नहीं। अब आइए, आयताकार भूखंड का मतलब आयत का भूखंड का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना लिखेंगे, 528। अब यहां से वैल्यू रखिए। देखिए जो लंबाई है आपका, लंबाई कितना आया है, 2x प्लस 1। साथ ही साथ जो चौड़ाई है वो क्या है आपका, x बराबर 528। अब ये क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x पे स्क्वायर प्लस x, और 528 को इधर ले आइएगा तो माइनस हो जाएगा 528, बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, 0। अब यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 528 को 2 से आप करिए, तो 528 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 कितना हो जाएगा, 56। और 1056 को आप तोड़िए, 1056 को जब आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 528। ठीक है, फिर देखिए तो ये 2 से टूट जाएगा, कितने बार में टूट जाएगा, क्योंकि यह चाहिए कितना, मुझे 1 चाहिए। इसका मतलब है कि 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, यानी 264 बार में कट जाएगा। फिर ये देखिए तो 13 दूनी 26, नहीं, फिर ये 2 से कटेगा क्या, हाँ 66, फिर 2 से 33। अब देखिए तो क्या आ रहा है, ये देखिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो आपके पास यहाँ 2 चीज़ आया, एक 32 और एक 33। यानी मैंने क्या करा, इस पूरे संख्या को मैंने 2 पार्ट में तोड़ा, 32 और 33। 32 और 33 को जब गुना करेंगे तो आपका 1056 आ जाएगा। ठीक है, इन ही दोनों को जब आप गुना करेंगे तो 1056 आ जाएगा, और इन दोनों में से अंतर आप कर लेंगे, 32 में से 33 में से 32 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, गुणनखंड सही हो जाएगा। चलिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ क्योंकि हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो 2x स्क्वायर प्लस में हम 32x लिख सकते हैं, माइनस में 33x लिख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि 33x में से आप 32x को घटाएंगे तो कितना x बचेगा, 1x। अच्छा, वो भी किस में बचना चाहिए, प्लस में। तो इसका मतलब 33 को प्लस में करेंगे और 32 को माइनस में, क्योंकि यहाँ किस में चाहिए, हमें प्लस में चाहिए। तो 32 किस में चाहिए, माइनस में। ठीक है, माइनस 500 कितना लिखेंगे, 28। कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिए, ये 2x स्क्वायर प्लस में चाहिए था हमको, यहाँ प्लस में चाहिए, तो 33 को प्लस में करेंगे और 32 को माइनस में, तभी 1 आएगा। तो 528 बराबर क्या लिखेंगे, 0। आगे की ओर चलते हैं, देखिए तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं, तो देखिए तो x कॉमन है। उसके बाद क्या बच गया, 2x प्लस में क्या, इधर 33 माइनस, अगर आप इस 32 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास इधर, तो अगर 32 लेंगे तो x बचेगा। अगर आपने 16 लिया कॉमन तो कितना x बचेगा, 2x, क्योंकि ये वाला पार्ट और इधर वाला जो पार्ट बनेगा वो सेम आना चाहिए। तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, और ये 33 को आप जो है गुना करेंगे
33 को 16 से गुना करेंगे तो ये आपका 528, क्योंकि 32 को गुना करेंगे तो 1056, तो ये कितना हो जाएगा 33, ठीक है, बराबर में 0। ध्यान रखिएगा ये 16 है। आगे की ओर चलते हैं तो आपके पास देखिए दो कॉमन पार्ट बचा, ये और ये वाला पार्ट जो है कॉमन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2x प्लस जो 33 है ये एक पार्ट है, इसके अलावा एक पार्ट और है जो आपका बचा हुआ है x माइनस 16 बराबर में क्या 0। अब क्या करेंगे, इसको आगे लिख लेते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 33 बराबर 0, क्योंकि इसमें मूल ज्ञात करते हैं अल्फा बीटा, और x माइनस 16 बराबर 0। तो हम लोग यहाँ निगेटिव वाला वैल्यू लेते नहीं है। 2x बराबर इस पर हो जाएगा 33, वो भी किस में, माइनस में। अगर मैं x की बात करूं तो माइनस 33/2, ठीक है। ये 33/2 निगेटिव वाला वैल्यू जो है हम लोग लेते नहीं है। तो पॉजिटिव की बात करें तो x बराबर क्या हो जाएगा 16। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः आयताकार भूखंड की लंबाई यानी लंबाई मैंने क्या माना था 2x प्लस 1, ठीक है। 2x प्लस 1 का मतलब यह है 2 इंटू एक्स। इस x के बराबर में कितना वैल्यू रखना है 16 प्लस में 1। जब हल करेंगे तो 16 दूना 32 से कितना हो जाएगा 33 मीटर। तथा इसमें किसका निकालना है, चौड़ाई भी निकालना है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई। जब चौड़ाई आप ज्ञात करेंगे तो सिर्फ क्या था x बराबर क्या हो गया 16, x बराबर क्या हो गया 16। आपका एक हो गया 32 मीटर और एक हो गया 16 मीटर। यहाँ आपका क्या हो गया आंसर कंप्लीट हो जाता है 1 नंबर का, ठीक है। तो ये रफ था, ध्यान रखिएगा। ये मैंने रफली इसलिए किया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ये आपको पता है गुणनखंड आप लोगों ने करा है, तो गुणनखंड आप जो है रफली पेपर में करेंगे। हम यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ऐसा करा था, ठीक है। तो ये 2 नंबर का मेरा 1 नंबर जो है सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर। चलिए 2 नंबर का 2 नंबर सवाल क्या कहता है, उस सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल में कहता है आपको कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिए। देखो धनात्मक जब भी कहे और जब लगातार कह रहा है तो सिंपल सी फंडा है, लगातार का मतलब एक के बाद एक। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कहता है कि समझिए, कहता है कोई लगातार 2 पूर्णांक है। मान लिए एक पूर्णांक जो है 1 है और दूसरी पूर्णांक ये 2 है, ठीक है। समझिए एक यानी कहता है 2 पूर्णांकों का गुणनफल दिया। इसको समझिए पहले ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो 2 संख्या आपको पूर्णांक दिया है ना धनात्मक मतलब पॉजिटिव, इन दोनों का अगर जब आप गुना करेंगे, इन दोनों को जब आप गुना करेंगे तो इनका जो है वैल्यू आपको दिया हुआ है 306। कितना दिया हुआ है 306, यानी इन्हीं दोनों संख्या को जब गुना किया जाता है तो 306 प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावे अब ये कहता है कि इनमें जो संख्या है तो पहले हमें संख्या ज्ञात करनी होगी ना कि पहली संख्या कौन है दूसरी संख्या। तो इसमें यह कहा गया कि जो भी पहली संख्या होगी, जैसे मान लिया मैंने x है तो इसके बाद लगातार होगी तो इसका मतलब x प्लस 1 कर देंगे, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, इस प्रकार लगातार हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये पहले संख्या ज्ञात करनी होगी इस तरह से। जैसे कि 306 हो गया तो ये दोनों संख्या का गुणनफल है। तो किसका गुणनफल, तो जैसे मैं पहली संख्या को x मान लूँ और दूसरी संख्या को x प्लस 1 और इन दोनों को मैं गुना कर दूं और बराबर लिख दूं 306 का, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। और सवाल में फिर पूछ रहा है क्या कि पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, यानी संख्या 1 और 2 का जो मान है वो क्या है वो बताइए। चलिए सॉल्यूशन, माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लेते हैं x, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक लगातार बोला है तो ये x था तो x प्लस 1, ये मेरा लगातार हो गया 2 पूर्णांक। अब प्रश्न से आइए, प्रश्न से कह रहा है कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ प्रश्न से दोनों धनात्मक पूर्णांकों
धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ सिर्फ धनात्मक लिखिएगा। ठीक है, गुणनफल जो है आपको दिया हुआ है कितना, तो 306। कितना दिए हुए हैं, 306 दिए हुए। अब देखिए आपका पहली धनात्मक, तो हम लिख सकते हैं पहली पूर्णांक संख्या, यानी पहली पूर्णांक गुना दूसरी धनात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं ना, बराबर में क्या लिख सकते हैं, 306। चलिए अब यहाँ क्या करते हैं, संख्या रखते हैं। पहली धनात्मक पूर्णांक का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, x, गुना दूसरी का क्या है, x+1, मल्टीप्लाई करिए और 306 को डायरेक्ट इस पार ले आइए, 306, उस पार में क्या बचा, 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुना x² प्लस x एकम x माइनस 306 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0। यहाँ लिखे या फिर यहाँ लिखे, चलिए हम यही लिख रहे हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे आप देखिए, तो अब यहाँ आप क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड करेंगे, 306 का करिए गुणनखंड। आप जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ 306 का, देखिए जब इसे तोड़ेंगे आप तो यह 15 दूना 30, ये 3 दूनी 6, ठीक है, 153 बार में, यानी ये 2 से टूटेगा, फिर 3 से टूटेगा, 5 दिया 15, ये देखिए फिर टूटेगा, 3 से 70 दिया 51। अब चाहिए मुझे कितना, प्लस में 1, तो 3 तिया 9 दूनी 18 और 1 ये देखिए तो क्या है, 17। ये दो संख्या आपके पास आ गया, क्या 18 और 17। अब 18 जो 17 आया, 18 जो 17 आया, इन दोनों का अगर हम अंतर कर देते हैं, यानी अंतर देखे बड़ा छोटा, तो कितने में है, 1 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है, तो प्लस वाला, यानी 1 का या माइनस करिए या फिर 1 का प्लस कीजिए 17 की तुलना में। अगर मैं इधर से करूं तो 1 माइनस, और मैं अगर इधर से करूं तो 1 प्लस, ऐसे हो सकता है। तो जैसे जो आपको जोड़ घटाव करना कर लीजिए, और इन दोनों को जब आप गुना करेंगे 17 गुना 18 तो आपका हो जाएगा 306। इन दोनों को जब आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 306। तो मेरा जो संख्या प्राप्त हो गया। चलिए अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, x² प्लस, अब देखिए प्लस में लिखना है तो ज्यादा वाला को पहले लिखिए 18x, अब माइनस वाले को कम लिखिए क्योंकि यहाँ हमको एक x चाहिए, 17x माइनस 306। चलिए इस जीरो को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, कुछ कॉमन है सिर्फ x है, तो x प्लस क्या हो गया 18। इधर देखिए तो कुछ कॉमन दिख रहा है, सिर्फ 17। ये x प्लस माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 17 गुना 18 करेंगे तो 306, 17 निकाल लिए तो 18 बच गया इसका। आगे देखिए तो इन दोनों में क्या पार्ट कॉमन है, तो दोनों में तो x प्लस 18 मिल रहा है, साथ ही साथ जो शेष पार्ट बता, जैसे x माइनस 17 जो शेष पार्ट है उसको भी लिख लें आप इस प्रकार। यहाँ देखिए तो x प्लस 18 बराबर आप क्या लिख सकते हैं 0, और x माइनस 17 बराबर भी आप क्या लिख सकते हैं 0। यहाँ से आपको x बराबर पता हो जाएगा माइनस 18, और आपको माइनस वाला वैल्यू लेना नहीं है, तो मेरा क्या हो जाएगा x बराबर 17। तो अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या या पूर्णांक x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो पहला जो धनात्मक पूर्णांक बराबर x जो है, यानी x बराबर x जो है, इस x के बराबर क्या आया मेरा वैल्यू, तो 17। तथा अगर मैं दूसरी की बात करूं, ये तो पहली धनात्मक पूर्णांक हो गया x बराबर 17। अगर मैं तथा दूसरी की बात करूं, दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो x प्लस 1 है ना, तो इसका मतलब x का वैल्यू 17 प्लस में 1 करें, कितना हो जाएगा 18। पहला 17 दूसरा 18, ठीक है, यानी पहला 17 दूसरा 18 पूर्णांक, ये मेरा कंप्लीट आंसर हो जाता है 2 नंबर का। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, जो दिया है कंसेप्ट को ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये कंसेप्ट को उसी चीज़ को मैंने इस तरह मान ला, प्रश्न से जो बोला था मैंने उस चीज़ को लिख के सिर्फ हल करा। ये मेरा 2 नंबर का दूसरा नंबर सवाल समाप्त होता है। चलते हैं हम लोग 3 नंबर पे। 2 के तीसरे नंबर पे जब जाते हैं तो देखिए 2 का तीसरा नंबर क्या कहता है, दूसरा का तीसरा नंबर कहता है, ये देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी बड़ी है, और उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमने रोहित, अच्छा ये सवाल समझिए, सवाल को समझिए, यानी एक रोहन है, एक लड़का है,
रोहन है और उसकी कौन है, माँ है यानी मदर है। ठीक है, समझिए इस कंसेप्ट को समझिए। रोहन और उसकी जो मदर है यानी माँ है, पहली बात कि माँ जब भी होगा वो बेटा से बड़ा ही होगा, तो इनकी जो उम्र अगर एक है तो इनकी उम्र कितनी है, 26 वर्ष। सपोज कीजिए ये इससे 26 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब अगर मैं इसे एक कहूँ तो 26 वर्ष बड़ा का मतलब 1 + 26 हुआ होगा, यानी ये 1 वर्ष है तभी तो ये 26 वर्ष बड़ी है, तो 1 + 26, यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसी एक के जगह पे मैं रोहन को x मान लूँ, क्या मान लूँ, x, क्या मान लूँ रोहन को x, तो मेरा जो ये उसकी मदर हो जाएगी वो x प्लस क्या हो जाएगी, 26। समझ में आया कुछ? अगर रोहन एक है तो उसकी माँ क्या हो जाएगी, 1 + 26। क्यों? क्योंकि रोहन का 1 वर्ष का है तो उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो एक के साथ साथ 26 को ऐड कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर रोहन का अगर उम्र हम x मान लें तो उसकी मदर का उम्र क्या होगा कि रोहन का जितना उम्र है उससे 26 साल ज़्यादा बड़ी है, तो इस प्रकार आप 26 साल लिख सकते हैं। साथ ही साथ उसमें एक चीज़ और कहा गया है कि ये जो उम्र है, ये उम्र नहीं पूछ रहा है, ये तो वर्तमान उम्र हो जाएगा ना, ये कौन सा उम्र हो जाएगा, वर्तमान। ये कौन सा उम्र है, वर्तमान उम्र। लेकिन कहता है 3 वर्ष बाद, देखिए 3 वर्ष बाद का मतलब हम लोग क्या करेंगे, प्लस 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद का मतलब ये होगा कि जितना रोहन का उम्र है जैसे x, इनमें 3 साल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर उनकी जो माता है, माता श्री, जैसे कि x + 26 वर्ष है इनका, तो इनमें भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे प्लस में 3, तो ये x प्लस कितना हो जाएगा, 26×3 = 29। तो अब देखिए जब ये 3 वर्ष बढ़ा तो 3 वर्ष ये भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सवाल है, कंसेप्ट समझ में आया कि अगर ये रोहन x है तो ये भी x + 26, ये 3 वर्ष बढ़ गया और तो उसके बाद दोनों में 3-3 वर्ष बढ़ा देंगे। तो सवाल यही था, उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में कुछ आ रहा होगा रफली। चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं, कैसे किया जाएगा हल। चलिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहां क्या करेंगे, माना पहले रोहन है तो रोहन को मान लेता, माना रोहन का वर्तमान, अगर मैं आयु की बात करूं तो क्या हो जाएगा, x वर्ष, तथा माता यानी रोहन की मां हम लिख सकते हैं, रोहन मां की वर्तमान आयु कितना है, तो रोहन जितना है उससे 26 साल ज़्यादा बड़ी है, तो रोहन x था उसमें 26 साल जोड़ दिए तो हो गया। अब यहाँ सवाल आपको गुणनफल इसका नहीं दिया है, गुणनफल की जो है ये जो आप है 26 वर्ष गुनी है तो 360 जो है इन दोनों का उम्र को गुना करेंगे, नहीं। सवाल में ये कह रहा था ये तो वर्तमान उम्र है, यहाँ के उम्र वर्तमान उम्र से 3 साल बाद जो है इन दोनों के उम्र का गुनी का क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब लिखेंगे अब 3 वर्ष बाद की उम्र, 3 वर्ष बाद, अगर मैं वही चीज मैं किसकी बात करूं, रोहन की, अब बात को समझिए, रोहन, तो रोहन क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद अगर रोहन की उम्र की बात करें तो x, अब प्लस में कितना 3 जोड़ देंगे, तथा अगर उसकी माँ में भी अगर बात करें माँ की, तो उसकी माँ कितनी है, पहले x + 26 है, अगर इसमें हम 3 जोड़ दें तो अब बताइए कितना हो जाएगी, तो x + 29 हो जाएगी। तो उनकी माँ की अब उम्र कितना हो गई, 3 वर्ष बाद, अब उसकी माँ की उम्र अगर बात करें तो x + 29 हो गया। अब प्रश्न से आइए, प्रश्न से अब कहता है, प्रश्न से दोनों की उम्रों गुणनफल, उम्र या फिर आयु लिख सकते हैं, गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ है, तो 360 दिया। ठीक है, उम्र जो है कितना 360 हो जाएगी, उम्रों का गुणनफल। ठीक है, दोनों के उम्रों का गुणनफल। अब समझिए ये जो दोनों हो गया तो कौन कौन हो गया, तो रोहन
कौन हो गए? रोहन और उनकी माता। ठीक है, अब गुणनफल बराबर कितना है? 360। अब गुना कर लीजिए भैया। रोहन का उम्र कितना है अभी? x + 3 और उनकी माँ का x + 29 बराबर हो जाएगा 360। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत? अब जब ये हो गया तो यहाँ से अब आगे क्या करेंगे? देखिए, अब आगे की ओर अगर हम चलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, x गुना x, x पे स्क्वायर, फिर 29 को इस x से गुणिया कीजिएगा 29x, फिर 3x को 3x प्लस 27, 29 को 3 से 9 तिया 27, 7 2 3 दूनी 6 2 8 87 और माइनस 360 इस पर ले आइए, उस पर क्या बच गया? 0। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि जो है आपका उसको ऐड करिए, ये हो जाएगा आपका 32x माइनस, घटाइए इनको, 10 में से 7 गया 3, बचा कितना इसमें? 5, 15 में से 8 गया 7, ये 273 बराबर में हम क्या लिख सकते हैं? 0। अब आप क्या करेंगे? यहाँ फिर गुणनखंड करिए। कैसे करेंगे गुणनखंड? तो आप 273 का गुणनखंड कीजिए और कितना चाहिए बीच में? 32। कितना चाहिए? 32 चाहिए। कोई करेगा? चलिए 32 चाहिए तो 32 कर लेते। तोड़िए पहले इसको। अगर मैं इसे तोड़ूँ तो 3 से टूटेगा, 9 तिया 27, 3 1 कम 3। इसके अलावा फिर ये टूटेगा क्या? 9 तिया 27, 3 1 कम 3, 13 7 91, 13 7 ना, 13 7 91। अब ये देखिए तो कितना चाहिए? 32 हो जाएगा। 13 तिया 13 को अगर 3 से गुना करूँ 39, अब माइनस 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा 32। और 39 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 273। इन्हीं दोनों को अगर आप गुना कर देंगे तो हो जाएगा 273। चलिए, तो यहाँ से मेरा हो गया ये एक्स स्क्वायर। देखिए तो प्लस वाला में पूछ रहा है तो 39 को हम प्लस एक्स में लिखेंगे और 7 को माइनस एक्स में। माइनस 200 कितना है? 73 बराबर 0। अब कॉमन क्या है? तो बोलिएगा कुछ नहीं, सिर्फ x। तो x प्लस जो है 39 लिखेंगे, माइनस 7 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा? ये 39। और ये माइनस 2 2 है तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बराबर 0। आगे की ओर चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इसमें तो क्या कॉमन है दोनों में? दोनों वाला पार्ट में जब देखेंगे तो x + 39 x + 39 दोनों में कॉमन है, तो x + 39 दोनों कॉमन पार्ट एक निकाल लेंगे। बाकी जो शेष बचा, इधर x इधर -7 बराबर 0। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलेंगे तो क्या करेंगे? तो x + 39 बराबर 0 लिखेंगे और इधर x - 7 बराबर 0। तो आपको पता है कि हम जो है निगेटिव वैल्यू जो है लेते नहीं है, तो मेरा जो x का वैल्यू आया वो क्या आया? 7। क्या आया? x का जो वैल्यू आया मेरा 7 आ गया। अब x का वैल्यू 7 आ गया तो अब आइए प्रश्न से। अतः कौन सा उम्र पूछा जा रहा था सभी से? ठीक है, सवाल में पूछा क्या गया है कि आंसर किस में पूछ रहा है? तो अब से 3 वर्ष इतना हो तो रोहन की वर्तमान आयु। देखिए अब जो है वर्तमान आयु पूछा है, किसका? रोहन की। ठीक है, यहाँ इसको की बनाइए, रोहन की आयु जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु। ठीक है, आयु की बात करें x, और x बराबर कितना आया है? 7 वर्ष। तथा माता लिख देते हैं हम डायरेक्ट, वर्तमान आयु अगर मैं बात करूं तो माता की वर्तमान आयु कितनी थी? तो x + 26 थी। अब x का वैल्यू आपका कितना है? 7। अब प्लस 26 को आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 26 4 30 3 33 हो जाता है। देखिए तो अगर मैं वर्तमान आयु की बात कर रहा हूं तो x + 26 तो 7 7 6 13 यानी 33 वर्ष। ठीक है, ये जो है दोनों के उम्रों का रेशियो हो गया। ठीक है, तो उसका जो रोहन था लड़का, उसका उम्र कितना हो गया? 7 वर्ष। और उसकी जो माँ है उनकी उम्र की वर्तमान में कितनी है? 33 वर्ष है। ठीक है, तो अगर इसका 7 वर्ष है, इसमें 26 साल और अधिक है तो 26 साल जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। ये मेरा जो है 2 का 3 नंबर का सवाल कंप्लीट हो जाता है। एक सवाल और है इसमें, देख लेते हैं। जो इस एक्सरसाइज 4.1 का जो है अंतिम सवाल है, कहता है एक रेलगाड़ी वाला सवाल है। देखिए
रेलगाड़ी वाला सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ। पहले इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी दी हुई डिस्टेंस, और कितने किलोमीटर कुल दूरी है, तो 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर दूरी है। मान लीजिए एक दूरी ये ए है, ए से बी तक की दूरी दिया हुआ है, गिवन है कितना, 480 किलोमीटर। इस बात को पहले समझिए, पहले जो है रफली समझिए। अब क्या कह रहा है कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी 400 किलो, मगर कोई ट्रेन है, जैसे ए ट्रेन है, ये सफ़र करती है, ठीक है। एक यानी बिंदु ए से कोई एक ट्रेन है, मान लीजिए क्या है, ये ट्रेन है, ठीक है, और ये सफ़र करती है समान चाल से। समान चाल का मतलब क्या है, एक लिमिट चाल होगा। तो मान लीजिए वो समान चाल क्या है, एक्स, क्या है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। एक समान चाल से वो चल रही है, आगे बढ़ रही है बी की ओर। टोटल कितनी दूरी वो सफ़र करेगा, तो 480 किलोमीटर। अब फिर एक दूसरी ट्रेन है, समझिए, ठीक है, दूसरी ट्रेन है, वो भी चल रही है, लेकिन कैसे चल रही है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी जो पहले चल रही थी जैसे एक्स में, अब कहता है इसी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाती है, कम। एक बात बताइए कि जब ये चल रही थी एक्स, तो इसमें कोई चीज़ नहीं कहा गया, लेकिन जब एक्स चल रहा था इसका समय अलग होगा, और इस एक्स में जब चलेगा, एक्स में से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलेगा, कि 1 किलोमीटर सफ़र करने में 1 घंटा समय कम लगे, सॉरी 8 किलोमीटर चलेगा तो 1 घंटा का जो है समय कम लगेगा, ठीक है। यहाँ ये कह रहा है, यानी जो है, यानी जितनी भी स्पीड है, मान लीजिए अगर ये गाड़ी, अगर ये ट्रेन जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, कितना, इसकी जो स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये गाड़ी चल रही है, पहली वाली। तो कह रहा है कि ये 8 किलोमीटर उससे कम चल रही है। इसका मतलब 36 में से आप घटाएंगे 8 तो कितना हो जाएगा, तो 28। इसका मतलब है 28 किलोमीटर प्रति घंटा ये चल रही है। कह रहा है कि ये जो चल रही है और ये जो चल रही है, इनसे ये 3 घंटा अधिक समय लेगा। ऑटोमेटिक सी बात है कि जब ये स्पीड एक समान चाल चल रही है और इसके चाल से भी ये कम चाल चलने लगी, तो इसका मतलब है कि ये समय क्या करेगा, अधिक लेगा। टाइम क्या लेगा, तो यहाँ जो टाइम है ना वो 3 घंटा है। टाइम कितने घंटा अधिक लेता है, 3 घंटा। तो सीधी सी बात है कि जब कोई गाड़ी समान चाल से चल रही है, दोनों एक समय पर पहुँचती, लेकिन एक के तुलना में वो और धीमी होगी। जो धीमी गाड़ी चलेगी वही तो टाइम लेगी ना, जो धीमी चलेगी वही टाइम लेगी। तो ये जो धीमी चल रही है ये 3 घंटा एक्स्ट्रा समय लेती है। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल बताइए, यानी स्पीड आपको बताना है, स्पीड, ठीक है। स्पीड मतलब चाल बताना है, चाल बराबर क्या होगा। चलिए हम लोग चाल ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं हम लोग, माना रेलगाड़ी की समान चाल कितना किलोमीटर है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धीमी चाल यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, यानी कमी से होने वाली चाल। चाल हम ऐसे लिख देते हैं, यानी जितना चाल चल रहे थे उसमें क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी से होने वाली चाल। तो यानी जैसे चाल समान चाल x था, उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, कम हो गया प्रति घंटा। आपको दिया हुआ है, दिया है क्या, कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी देना कितना, 480 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको कुल दूरी दिया हुआ है। देखिए आप यहाँ एक चाल फिक्स कर दिए कि समान चाल है वो x है, फिर घटा हुआ चाल आपने फिक्स करा, दूरी दिया हुआ है, तब हम क्या चाहिए, टाइम चाहिए। आपको पता है टाइम, प्रश्न से ट्रेन में आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड, ठीक है। d बराबर होता है t इंटू स्पीड।
अगर आपसे अगर स्पीड पूछे या टाइम पूछे तो एक बात बताइए, टाइम या फिर स्पीड पूछे तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस में भाग लगाएंगे। अगर टाइम पूछ रहा है तो यहाँ आप स्पीड से भाग लगाएंगे। अगर आपसे स्पीड पूछ रहा है तो डी में टी से भाग लगाएंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना। यानी इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, डी बटे टी बराबर क्या एस, या फिर डी बटे एस बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी लिखते हैं ना इस तरह। यानी स्पीड बराबर दूरी बटे समय और टाइम बराबर दूरी बटे स्पीड। मैंने उसी चीज़ को लिखा। यानी सीधी सी बात है कि अगर डी टी या एस यानी स्पीड या जो है स्पीड या फिर टाइम निकालिएगा तो डिस्टेंस से आपको भाग देना होगा, सॉरी डिस्टेंस में भाग देना होगा। तो आपको याद रखिएगा दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो यहाँ आप जिसको अगर समय आप निकालते हैं, समझ लीजिए अगर समय उस पार रखते हैं तो दूरी तो चाल नीचे आ जाएगा। अगर आप चाल निकालते हैं दूरी बटे टाइम नीचे आ जाएगा तो चाल हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़। चलिए, तो यहाँ हमें क्या पूछा गया, पहले तो हमें समय ज्ञात करना है क्योंकि स्पीड पता हो गया। तो T1 की अगर मैं बात करूँ तो पहली बार में ट्रेन जो चलती है T1, तो उसकी मैं बात करूँ तो कुल दूरी कितना है, 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर इसकी कुल दूरी है और समान चाल से चलती है। T1 की बात करें तो T1 का मतलब ये है कि जो इसकी चाल है, जो समय है, यानी पहली बार जो समय लेगा ट्रेन, जो पहली ट्रेन है, कौन सी ट्रेन, तो एक ट्रेन है, एक समय जो है, एक पहली ट्रेन है या फिर दूसरी ट्रेन, या पहली दूसरी ट्रेन तो है नहीं। तो यानी T1 अगर मैं निकालूं तो 480 किलोमीटर दूरी कर रहा है कितने, x किलोमीटर प्रति घंटा से, तथा घटा हुआ चाल, ठीक है, की समय, तो इसे हम मान लेते हैं T2। T2 का मतलब है कि टोटल दूरी कितना चल रहा है, 480, और ये समय जितना था x, उनमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या ले रहा है, ये कम ले रहा है। अब यहाँ क्या करना है, आपको दोनों को बराबर करना है। क्यों, क्योंकि तो कहता है कोई ज़्यादा ले रहा है कोई कम ले रहा है, तो कैसे पता चलेगा। एक बात बताइए, जब ये ऑटोमेटिक सी बात है, ध्यान दीजिएगा ये बोला कि जब ये समय, सुनिएगा, जब ये समय ज़्यादा ये चल रहा है समान चाल से, लेकिन जब ये स्पीड घटा रहा है तो समय कौन लेगा ज़्यादा, यही समय लेगा ज़्यादा। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये समय क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 480 बटे x बराबर जो है, कर लीजिए पहले दोनों को, 480 x माइनस 8। अब पहले से ये समझिए कि आखिर समय ले कौन रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो अगर ये समय ज़्यादा ले रहा है तो अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूं तो दोनों समय बराबर हो जाएगा। आइए अब हम क्या करते हैं कि इस 480 को रहने देते हैं, 480 बटे x माइनस 8, और इस 480 को इस पर ले आते हैं, तो 480 बटे x बराबर में क्या कर सकते हैं, 3। यानी सीधी सी बात है, इस 3 को आप इधर रखते हैं ना, 480 बटे x माइनस 8 लिखे, फिर 480 बटे x को इस पर लिखते। मैंने उस पूरे फंड को ही ऐसे कर दिया, यानी ये वाला पार्ट को समझिए इधर रख लिया मैंने पूरे को, और 3 को उस पार कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं करा, सिर्फ एक्सचेंज करा है, चिन्ह नहीं बदला। चिन्ह इसलिए बदले हैं इसका, देखिए तो ये इस पार में प्लस है तो उस पार में जाके माइनस होता है एक पार्ट में। यहाँ समझिए इसको आप ऐसे लिख सकते थे, 3 बराबर 480 बटे x माइनस 8 और माइनस 480 बटे x लिख सकते थे। उसी चीज़ को मैंने क्या करा कि एक साथ ऐसे लिख दिया। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते थे। चलिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, तो लघुत्तम लेंगे। जब आप लघुत्तम लेंगे x माइनस 8 और x का, इस प्रकार आएगा लघुत्तम। अब जब लघुत्तम लेंगे तो इनका क्या करेंगे, आप भिन्न का जोड़ करेंगे। तो देखिए, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, बचेगा क्या x, तो 480 को x से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 480x माइनस। फिर ये देखिए, तो अब x से x कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 8, यानी 480 ब्रैकेट चालू करके लिखिए x माइनस 8, इनको मल्टीप्लाई करना होगा, बराबर में क्या लिखना होगा, 3। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं, इसको हल करिए। 480 अगर आप इसे हल करते हैं, 480x माइनस इस 480x को गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 480x, फिर माइनस से माइनस को गुना करेंगे हो जाएगा प्लस, और 48 480 को 8 से गुना कीजिए 0, तो 8 8 64 6 8 चौके 32, 32 6 कितना हो जाएगा 38। ये आपका पूरा वैल्यू हो गया ऊपर। और इसके अलावा देखिए तो यहाँ 3
और नीचे में x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो आपके पास जो फाइनली अब पार्ट बचा देखेगा तो वो क्या बचा आपके पास, तो बच गया आपका 3840 बटे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 3। इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1। देखिए 3 से कट रहा है क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 तिया 24 यानी 1280 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम जब करेंगे इधर तो देखिए, तो ये आप एक बार लिखिए 1280 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x को इस x से और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। अब 1280 को इस पर ले बराबर करके लिखिए 1280। अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 उस पर क्या कर देंगे 0। यहाँ मैंने बराबर दिया है, ठीक है, यानी इसको गुना करेंगे तो ये लिखा जाएगा, बराबर लिख के 1280 को 1 से गुना कीजिएगा 1280 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर गुणनखंड करिए आप, तो 1280 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो करिए तो निकलेगा क्या, एकदम निकलेगा। 1280 को आप तोड़िए, 2 से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 4, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 80, फिर देखते तोड़ते जाइए 40। अब देखिए यहाँ हो जाएगा शायद 40 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, 32 और 40 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर, यानी आपके पास क्या क्या आया 32 और 40। अब ये दो जो आपके पास पार्ट आए इन दोनों को आप गुना करेंगे तो ये 1280 हो जा रहा है। देखिए तो 4 को यानी 32 को 4 से गुना कीजिए 128 हो जाएगा, एक 0 लगा दी। उसके 40 में से आप 32 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा, तो माइनस वाला ज़्यादा लिखेंगे क्योंकि 40x, आप प्लस में 32 को लिख लेंगे क्योंकि वो प्लस यहाँ माइनस चाहिए हमको, माइनस 1280। ठीक है, आगे की ओर हल करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कॉमन है, तो आपको मिलेगा x माइनस 40, क्योंकि x कॉमन है, इसमें हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 32, तो हो जाएगा x माइनस 40 बराबर में हम क्या लिख सकते हैं 0। आगे की ओर जैसे हम बढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो कॉमन पार्ट है x माइनस 40 और इधर क्या है x प्लस 32 बराबर 0। आपको पता है कि जो हम लोग